अध्यक्ष महोदय, हर नव वर्ष देश के नागरिकों के लिए एक आशा का किरण होता है, लेकिन पिछले 50 दिनों में जो घटनाएं हमारे देश में घटी हैं, चाहे आतंकवादियों के द्वारा पठानकोट में घुसपैठ करके देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न लगाने की कोशिश की गई, जिस पर इस सरकार की विफलताएं भी उजागर हुई हैं, चाहे एक विश्वविद्यालय में एक मासूम छात्र को आत्महत्या करने के लिए निर्भर इस सरकार के द्वारा किया गया, चाहे दूसरे विश्वविद्यालय में छात्रों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का इल्जाम लगाया गया। आज ये मूल प्रश्न हम सबके सामने है कि सरकार का कर्तव्य क्या है कि लोकतंत्र के सिद्धांतों का हिफाजत करना और नागरिकों के कल्याण के लिए एक नई सोच विचारधारा अर्जित करना। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर अध्यक्षा महोदय मैं कहूं कि ये सरकार का उत्तरदायित्व तो नहीं बनना चाहिए, ये तो सरकार का धर्म बनना चाहिए। लेकिन पिछले 2 वर्षों में जो हमने देखा है कि एक असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश में, विरोधाभास को कुचलने की हर संभव प्रयास और एक ऐसा वातावरण देश में निर्मित किया गया है जहां हर नागरिक और इंसान अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता। पिछले सत्र में अध्यक्षा महोदय हमने संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई थी। 25 नवंबर संविधान दिवस के रूप में हमने मनाया था। 26 को हम लोग ने क्रियान्वयन किया था। 26 को अडॉप्ट किया। काफी कुछ समय हमने अपनी प्रतिबद्धता बाबा साहब अंबेडकर के प्रति अर्जित की, लेकिन आज एक हिंदी का कहावत मुझे याद आती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। प्रवचन तो यहां अध्यक्षा महोदय दिया गया कि संविधान के मूल्यों की सुरक्षा हमें करनी चाहिए और बाहर संविधान के अधिकारों को बर्बरता की तरह कुचला जा रहा है। ये रोज ये सरकार की कुशलता इससे प्रमाणित होती है। आज वर्तमान में अध्यक्षा महोदय ये सोच ये सरकार प्रचारित करनी चाहती है कि एक ही सोच चलेगा, एक ही धर्म चलेगा, एक ही संस्कृति चलेगा इस देश में, जबकि हमारे देश की एक विरासत है वासुदेव कुटुंबक। पूरा विश्व एक परिवार है और उसमें ये संकीर्ण विचारधारा नहीं चलेगी अध्यक्षा महोदय। एक व्यापक दृष्टिकोण हमें अपनाना ही होगा और ये मैंने अध्यक्षा महोदय पहले भी कहा है कि हमारा देश एक गुलदस्ता है जिसमें हर जाति हर धर्म के फूल की सुगंध पूरे विश्व में उजागर होगी। ये हमारी देश की विशेषता है। प्रधानमंत्री महोदय ने कई बार देश के नौजवानों के बारे में संदर्भ दिया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाती है, कैसे हम अपने नौजवानों को शिक्षित करें, कैसे हम अपने नौजवानों को कुशल करें। मैं सहमत हूं कि आज देश की अगर एक आधारशिला है तो वो युवाओं में है, वो ही हमारी ताकत है। लेकिन आज देश के युवाओं की क्या स्थिति है अध्यक्षा महोदय? आपके और हमारे राज्य में मध्य प्रदेश में व्यापम का कांड, पंजाब में ड्रग्स पूरी तरह से प्रादेशिक स्तर पर व्यापक, एफटीटीआई की संस्था पर लोगों की आवाज को बंद की जा रही है, रोहित वेमुला जी की आत्महत्या, दर्दनाक मौत, और इसमें केंद्र मंत्री के आदेशों के दबाव में आकर यह घटना घटी जिन मंत्रियों ने संविधान की शपथ ली थी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया।
और ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि अगर कोई विचारधारा आप और मुझसे भिन्न हो तो उस विचारधारा को कुचला जाना चाहिए। यही इस सरकार की सोच है। रोहित वेमुला जी, ये सरकार की एक ही सोच है अध्यक्ष महोदय, और अंग्रेजी में कहावत है कि इट्स ईदर माय वे और द हाईवे। रोहित ने अपने आत्महत्या के पत्र में एक वक्तव्य दिया था और मैं कोट करूंगा, माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट, आई कैन नेवर रिकवर फ्रॉम माई चाइल्डहुड लोनलीनेस, द अनअप्रिशिएटेड चाइल्ड फ्रॉम माई पास्ट, अनकोट। इस वाक्य को हमें अपने दिल में बार बार दोहराना होगा। कार्ल सगान की तरह यह विज्ञान का लेखक बनना चाहता था। इनकी मां एक दर्जी, इनके पिता एक सुरक्षा कर्मी। अपने जीवन की कमाई के आधार पर इस नौजवान को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपने पीएचडी परस्यू करने के लिए एडमिशन दी गई। लेकिन इस नौजवान ने अध्यक्ष महोदय एक गलती की है। उसने एक गलती की है कि जो वो सोचता था उसे व्यक्त करने की साहस उस नौजवान ने रखी। एक जोशपूर्ण छात्र था, अनेक मुद्दों पर चर्चा करता था, बाबा साहब अंबेडकर जी की चर्चा करता था, बीफ बैन पर, सांप्रदायिक दंगों के आधार पर। हां, और आंदोलन और झगड़े अध्यक्ष महोदय विश्वविद्यालय, किसी भी विश्व के विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पर चाहिए हमें एक ऐसा कुलपति जो उस स्थिति को संभाल पाए और सुलझा पाए। पर इस कुलपति ने तो हर हद को पारित कर दिया। रोहित के साथ 4 छात्रों को निलंबित किया। केवल निलंबित नहीं किया अध्यक्ष महोदय, उसकी छात्रवृत्ति को भी भंग कर दी और उसके साथ उसको हॉस्टल से भी बर्खास्त कर दिया, मजबूर कर दिया टेंट पे बाहर रहने के लिए, और कॉलेज परिसर से भी उसे वर्जित किया गया, प्रवेश उसकी वर्जित की गई। आर्थिक और सामाजिक दबाव उस पर डाला गया। और इसलिए क्योंकि भाजपा और संघ परिवार की राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ी और हिंदू शास्त्रों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। उस कुलपति ने अधिकार और बहिष्कार के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया, पिटिंग द एक्सक्लूडेड अगेंस्ट द इंटाइटल्ड। और इसी सोच और विचारधारा में अध्यक्ष महोदय हमारे सरकार के केंद्र मंत्रियों ने भी, यह अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर मैं कहूं कि अनुचित दखल अंदाजी उसमें की है। हमारे मंत्री दत्ता रे साहब ने क्या कहा अपनी चिट्ठी में रोहित के बारे में, एंड आई कोट, कास्टिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, एंटी नेशनल। What is anti-national? एक नौजवान छात्र के बारे में, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उसके बाद हमारी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी, 4 महीनों में 5 चिट्ठियां लिखी गई कि जल्द से जल्द तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विवश हूं पूछने के लिए सदन में, क्या बाबा साहब अंबेडकर के राह में चलना राष्ट्रद्रोह का राह है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस संसद में देना होगा। पूरे प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग किया गया ताकि संघ परिवार की नीति और कार्यक्रम सफल हो पाए। और असलियत यह है कि कुछ छात्रों के खिलाफ पूरा भारत सरकार का पहाड़ टूट पड़ा। हमने कभी भी इतिहास में किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं देखा है कि भारत सरकार का इतना हस्तक्षेप हो एक विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली के आधार पर। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें क्या सिखाया? उन्होंने कहा, शिक्षित हो, सुन लीजिए, आपकी भी बारी आएगी, संगठित हो और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज को उठाओ। और एक तरफ यह सरकार बाबा साहब अंबेडकर की मूल्यों की प्रचार कर रही है और बाहर जाकर दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर।
और अध्यक्षा महोदय, असलियत इस सरकार की, इनका पर्दाफाश धीरे धीरे जरूर हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, हमारे प्रधानमंत्री साधारण तौर पर हर मुद्दे पर ट्वीट करते हैं, लेकिन इस नौजवान छात्र के आत्महत्या पर 5 दिन बाद इन्होंने चुप्पी तोड़ी। 5 दिन बाद, और वो भी जब ये एक विश्वव्यापक मामला बन चुका। और जब मन की बात का समय आया तो एक शब्द इस नौजवान के बारे में, मां भारती के उस लाल को तो हम उनकी मां के यहां नहीं वापस लौटा सकते, लेकिन कम से कम अगर उसकी आत्मा को शांति देनी होगी तो इन मंत्रियों की विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। सही। हम चाहते थे अध्यक्षा महोदय एक्शन लिया जाए, लेकिन एक्शन के बजाय मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब कैबिनेट में इस बात पर बहस हो रही है कि एक साधारण छात्र दलित है या नहीं, और इसमें सरकारी हर तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है राजनीति में अध्यक्षा महोदय, 15 साल ही हो गए हैं, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सुना। सुन लीजिए। सुनने की क्षमता रखो भैया, सुनने की क्षमता रखो, अपनी असहिष्णुता का परिचय मत दो। पर मैंने कभी ये नहीं देखा अध्यक्षा महोदय कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिपोर्ट दे रहे हैं कैबिनेट को कि एक व्यक्ति, एक नागरिक का, इस देश का दलित है या नहीं है। इसलिए पठानकोट एनएसए का रिपोर्ट आता है कि ये दलित है, नहीं है। और उसके बाद हमारे मंत्री लोग, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी, सामाजिक न्याय मंत्री मेरे प्रदेश के थंवरचंद गहलोत साहब, अनुसूचित जनजाति मंत्री जोएल ओरम साहब, एक के बाद एक वक्तव्य और टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये रोहित दलित नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या ये मूल्य रह गया हमारे देश में एक नागरिक के जीवन का, कि आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि व्यक्ति दलित है या न हो, और अगर हम मान भी लें 1 मिनट के लिए अगर वो दलित नहीं था, चाहे वे वडेरा जाति के थे, ओबीसी में आते थे, जिसमें भी आते थे, क्या उससे हमारे मंत्रियों की दुष्कर्म पर कमी पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और क्या ये मूल्य सिद्धांत रह गए हमारे देश में कि जाति के आधार पर हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन की कीमत रह गई या नहीं, और हम शोक जता पाएंगे या नहीं? और ये प्रश्न ये सरकार को आज जवाब देना होगा। अध्यक्षा महोदय, कल हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा, एंड आई कोट, कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट, गलत शब्द हो तो मैं बाद में देख लूंगी जी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैनॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट अ सोशल डेमोक्रेसी। और आज ये वास्तविकता है कि दलित और अल्पसंख्यक छात्रों के विरुद्ध भेदभाव हमारे संस्थानों में हो रही है। अगर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम बात करें, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अध्यक्षा महोदय, आज जब कोई भी विद्यार्थी प्रशासनिक मामले के लिए जाता है जो दलित हो, उसे बाहर खड़ा रहने को कहा जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को गाइड मिलने के लिए अधिक समय लिया जाता है, और इतना कि वहां के प्रोफेसर ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी, these are not suicides but institutional murders. They are the fallout of discriminatory caste-based interactions in classrooms and hostels. He recollects how one professor at the university told a student from a marginalized community that he was not fit for mathematics and would be better off being an agricultural laborer like his parents. Another SC student was told that a central university was not the right place for him. Instead, he should enroll in a state varsity, unquote. रोहित, अध्यक्षा महोदय, रोहित साधारण वर्ग के आधार पर स्कॉलरशिप में उसने प्रवेश नहीं किया था उसने,
लेकिन दो प्रोफेसर ने, सुन लीजिए, आपकी भी बारी आएगी। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। ऐसा कभी नहीं हुआ था। अरे बैठिए। क्या प्रशासनिक हो रहा है? आमला का इंतजाम कभी नहीं किया गया था यूनिवर्सिटी के आधार पर। रोहित से पूछा गया, अध्यक्षा महोदय, दो प्रोफेसर्स के द्वारा कि क्या वो कोटा से आया था, आरक्षित कोटा से आया था या साधारण कोटा से आया था। और ये पहली घटना नहीं है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। पिछले 6 सालों में 3 दलितों ने अत्याचार किया था, आत्महत्या किया था। सुन लीजिए, बैठिए ना। 3 न्यायिक जांच बैठाई गई थी और उस समय कहा गया था कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी दलितों के लिए उपयुक्त नहीं है। और इसके बावजूद हमारी मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी जी टीवी पे जाती हैं और कहती हैं, आई कोट, दैट दिस इज नॉट ए दलित वर्सेस नॉन दलित इशू, अनकोट। कोई कामना हम करें, आशा करें, कोई एक्शन लिया जाए वो तो अलग, लेकिन सरकार ने इस घटना से पूरा अपना पल्ला झाड़ दिया। रोहित ने कहा था कि माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट। अध्यक्षा महोदय, हम अपने मां बाप को नहीं चुनते, हम अपने जाति को नहीं चुनते इस देश में, लेकिन केवल इस सरकार के कार्यकाल में एक दलित के रूप में पैदा होना एक फेटैलिटी और एक्सीडेंट है, जो एक आदमी को अधिक असमानता और क्रूरता के साथ अपने जीवन जीने के लिए विवश कर देती है और या तो समय के पहले मौत का रास्ता अपनाने के लिए कर देती है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है कि हम अटेंडेंस दें? क्या हम उद्देश्य है कि हम परीक्षा दें? विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि यथास्थिति को चुनौती दी जानी चाहिए। प्लीज। लेकिन जिस तरीके से रोहित की आत्महत्या की घटना हुई है, एफटीटीआई में विद्यार्थियों के विरुद्ध एक्शन लिया गया है, जिस तरीके से जेएनयू की घटना हुई है, जिस तरीके से आईआईटी मद्रास में अंबेडकर पेरियार सर्कल को निष्कासित किया गया है, ये सरकार नौजवानों की आवाज को बंद करना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अध्यक्षा महोदय, जेएनयू ने इस देश की एकता और अखंडता और विकास। प्लीज, क्या हो रहा है? मेरे भाई सांसद इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए, अपने जवाब में आप जवाब दे दीजिए जो भी देना। असहिष्णुता का परिचय मत दो, सुन लो बाबा। जेएनयू ने इस देश की विकास और प्रगति में बहुत योगदान। अध्यक्षा मेरा महोदय, सबसे निवेदन है, डोंट टेक इट समथिंग पॉलिटिकल या कुछ। अगर विश्वविद्यालयों में कुछ हो रहा है तो सबको सीरियसली सोचना है इस बारे में। प्लीज, ये कमेंट्स करने से नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। ये आदिवासी दलित का सब अध्यक्षा महोदय, ऐसा जब भी मत बोलो, सबने सोचना है। मैंने कहा अध्यक्षा महोदय, दलित ने सोचना, किसने सोचना, नो, ऑल ऑफ अस हैव टू थिंक। अध्यक्षा महोदय, जब अनुशासनात्मक घटना के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित हुई है, तो क्या सरकार को उसके परिणाम के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए? गृह मंत्रालय के आदेश पे दिल्ली पुलिस कैंपस में चली गई और जिसको चाहे उनको अरेस्ट कर दिया, और आंतरिक प्रक्रिया को राख में ताक पर रखकर, अध्यक्षा महोदय, आंतरिक प्रक्रिया को ताक पर रखकर उस संस्थान को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश रह गई है। नारे लगे और उन नारों का समर्थन मैं समझता हूं इस देश का कोई भी वासी नहीं कर सकता, कोई भी वासी नहीं कर सकता। अगर इस देश, अगर सुनने की क्षमता तो रखो, सुनने की क्षमता तो रखो, मेरी बात सुनोगे तभी तो समझोगे। मैडम, आई एम नॉट यील्डिंग। मैडम, आई एम नॉट यील्डिंग। बिदुरी जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चिल्लाने के लिए बाहर आपके पास बहुत समय है, आप बैठ जाओ। बहुत समय है आपके पास बाहर। और आपकी क्षमता भी बहुत है, आपकी आवाज की क्षमता भी बहुत है।
आपकी आवाज की क्षमता भी बहुत है। अध्यक्ष महोदय, सब्जेक्ट में उन नारों का समर्थन मैं समझता हूं कि इस देश का कोई वासी नहीं कर सकता। उसकी जितनी कड़ी की उतनी कितनी भी हम कड़ी आलोचना करें वो कम है। लेकिन 8 छात्रों के नारों के अनुसार 8,000 छात्रों के विश्वविद्यालय पर कलंक लगाना, इससे बुरी बात इस देश में नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मंत्री उस यूनिवर्सिटी से योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी विश्वविद्यालय के अंग को राष्ट्रद्रोह का नाम देना, इससे ज्यादा कोई अनुचित बात नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, वो जरा शांत हो जाएं। बैठिए ना प्लीज, प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, विदुड़ी जी थोड़ा शांत हो जाइए। विदुड़ी जी बैठिए, आप बैठिए। सब इधर भी सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, इनको बीमारी ना हो जाए, इतने जोर से चिल्ला रहे हैं। विदुड़ी जी चिंता मत करें, आपके मंत्री भी सक्षम इतने है। जोर से चिल्ला रहे हैं, कोई कठिनाई ना हो जाए। मुझे चिंता है इनके स्वास्थ्य के लिए। बताइए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, 8 छात्रों के कथन के आधार पर एक विश्वविद्यालय पर कलंक लगाना, इससे दुखद घटना नहीं हो सकती। और सरकार के सांसद योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, मैं कोट करूंगा उनको। इट हैज बिकम अ हैबिट देयर, running with grant provided from the tax paid by the people, JNU has become a blot on education. Such an institution should be closed down in the interest of the nation. Unquote. हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा इस घटना के बारे में, एंड आई कोट, देश की सच्चाई समझने की जरूरत है। जेएनयू की घटना को हाफिज सईद का समर्थन हासिल है। वेयर इज द प्रूफ? वेयर इज द प्रूफ? और जब मालूम पड़ा कि उनकी कोई ट्वीट नहीं है, तो फिर चेहरा नहीं रहा दिखाने के लिए पूरे देश में। क्या देश के गृह मंत्री को जांच पड़ताल नहीं करना चाहिए कोई वक्तव्य देने के पहले? और ये भी मैं कहूं अध्यक्ष महोदय कि सरकार की जेएनयू के प्रति ये व्यवहार केवल 9 फरवरी के नारों के आधार पर नहीं है। ये सरकार चाहती है कि इस संस्था की आवाज को बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि जेएनयू के छात्रों ने भगवा आतंकवाद का मुद्दा उठाया था। जेएनयू के छात्रों ने दादरी का मुद्दा उठाया था। जेएनयू के छात्र ने यूजीसी के भवन में बजट के आवंटन की कटौती का मामला उठाया था, और जेएनयू के छात्रों ने रोहित वेमुला का मुद्दा उठाया था। इसलिए उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद सलीम, प्रश्न ये है अध्यक्ष महोदय, ये फिर उन्हें यू आर ऑल्सो इंस्टिगेटिंग। आप निर्मला सीतारामन, नीति आयोग चेयरमैन, फॉरेन सेक्रेटरी जयशंकर, अध्यक्ष महोदय, यू आर इंस्टिगेटिंग। अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग चेयरमैन, अध्यक्ष महोदय, उस जेएनयू को ये बंद करना चाहते हैं जहां देश के फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव जयशंकर जी उस संस्था से आते हैं, निर्मला सीतारामन जी उस संस्था से आती हैं, नीति आयोग के चेयरमैन उस संस्था से आते हैं, सीताराम येचुरी जी उस संस्था से आते हैं, और ये इनकी सोच और विचारधारा है। और मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ अध्यक्ष महोदय, जब इन छात्रों के विरुद्ध सिडिशन की चार्ज लागू की गई। और वास्तविकता क्या है अध्यक्ष महोदय, उन नारों की हम कड़ी आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जिन मेरी बात सुन लो, फिर आपको समझ में आएगा। मैं यील्ड नहीं करने वाला, मैं आपके दबाव में नहीं आने वाला। आप मेरे आवाज को
बंद नहीं कर सकते संसद के अंदर। जो मुझे कहना है आपको सुनना ही होगा। सम्मान पूर्वक मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सम्मान पूर्वक। आप मुझसे बुजुर्ग हैं, मैं सम्मान पूर्वक आपसे निवेदन प्लीज क्या है? अब आप फिर उठ गए, अब आप उठे रहिए, आप बैठिएगा मत। विदुड़ी जी आप अध्यक्षा महोदय, मैं भी करूंगी। उन नारों की हम जितनी आलोचना करें वो कम है, लेकिन केवल नारे देना अपराधीकरण की श्रेणी में नहीं आता और राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता। अब मैं सबूत भी दूंगा, अभी मैं सबूत भी दूंगा। अध्यक्षा महोदय, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, केदारनाथ सिंह का जजमेंट है। मैं यील्ड नहीं करने वाला। आप जितना भी चिल्लाओ, मुझे हक है अपनी आवाज को उठाने के लिए, और आप मेरी आवाज नहीं बंद कर सकते। आप जितना भी चाहो मेरी आवाज को नहीं बंद कर सकते। जितना हक आपको है उतना हक मुझे है सर। मेरी आवाज नहीं बंद कर सकते आप मेरे साथ सहमत न हो, मुझे कोई कठिनाई नहीं, लेकिन आप मेरी आवाज को बंद नहीं कर सकते। आप मेरा विरोध करो, मुझे कोई कठिनाई नहीं, लेकिन आप मेरी आवाज बंद नहीं कर सकते। ये मेरी देश के संविधान ने मुझे हक दिया है। अध्यक्षा महोदय, ज्योतिरादित्य जी, केदारनाथ सिंह प्लीज जी, प्लीज क्या हो रहा है? करना चाहते हैं। प्लीज बैठिए। ज्योतिरादित्य जी, आप भी स्पीकर को संबोधित किए। सॉरी मैडम, राजवाड़ा चौक मैं सहमत हूँ मैडम, सॉरी। उनको संबोधित कर। मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ। केदारनाथ सिंह जी के मुकदमे में फैसला है उच्च न्यायालय का, अध्यक्षा महोदय, 5 जज का, कि राष्ट्रद्रोह मतलब सेडिशन ओनली इफ देयर इज कोट अनकोट इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर साबित हो सके, नहीं तो सेडिशन नहीं हो सकता। और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 3 जजमेंट है, इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, अनूप भैन वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम एंड बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केवल शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना जिसकी हम निंदा करेंगे, आप करेंगे, हम करेंगे, ये पूरा सदन करेगा, इसमें कोई दो राय, लेकिन राष्ट्रद्रोह और सेडिशन में ये मामला नहीं आ सकता। और भाजपा के कई वकील हैं जो स्वयं इनको कह देंगे कि ये सेडिशन में नहीं आ सकता। तो इसके बाद अध्यक्षा महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस ने कन्हैया को सेडिशन के मामले में आरोपी क्यों बनाया? 30 मिनट्स प्लीज। इसलिए अध्यक्षा महोदय, क्योंकि कन्हैया आरएसएस की विचारधाराओं के साथ सहमत नहीं है, और इसलिए क्योंकि कन्हैया ने इलेक्शन में एबीवीपी के प्रत्याशी को हराकर अध्यक्ष बना, इसलिए उसके विरोध ये चल रहा है। बार किसी संस्था आज अध्यक्षा महोदय, राष्ट्रवाद के मामले में इसका नाम लेना आवश्यक नहीं है। यहाँ कोई कन्हैया का नाम ले सकते हैं अध्यक्ष महोदय। राष्ट्रवाद के मामले में परिभाषा हमें कौन सिखाएगा? आपकी सोच और हमारी सोच में भिन्नता हो सकती है। अध्यक्षा महोदय, आपकी मतलब हमारे संसद के आपका सोच विचारधारा तो हमारे ऊपर पूरी तरह से लागू होता है, लेकिन हमारे सोच में भिन्नता हो सकती है। जैसे कि मैं कहूं कि जो साक्षी महाराज जी ने कहा नाथूराम गोडसे देशभक्त है, मैं कह सकता हूं कि वो राष्ट्रद्रोह के मामले में आना चाहिए। कन्हैया के ऊपर आपने राष्ट्रद्रोह लगा दिया, लेकिन यहाँ राष्ट्रद्रोह लगाने के लिए आप तैयार नहीं। जिसने हमारे राष्ट्रपिता का कत्ल किया उसको राष्ट्रभक्त कहा जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं। तो इसलिए अध्यक्षा महोदय, ये बात हमें सुनिश्चित करना होगा, जो कन्हैया जो जिसने कहा और उसके बिना सबूत उसे अरेस्ट किया गया, वीडियो जो दिखाया गया है जिसमें छेड़छाड़ की गई है, और उस रिपोर्टर जी न्यूज के उसने स्वयं इस्तीफा दिया है, विश्व दीपक, और उसने स्वयं कहा है, आई कोट, द वीडियो विच हैड नो पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगन्स इन इट, वी प्लेड इट रिपीटेडली टू स्प्रेड मैडनेस. How did we establish that Kanhaiya and his associates were chanting slogans when all we heard were voices coming from the darkness? Our biases made us hear Bharatiya Court Zindabad as Pakistan Zindabad, unquote. तो जिस व्यक्ति के विरोध कोई सबूत नहीं, उसको आपने राष्ट्रद्रोह में अरेस्ट कर दिया।
कोर्ट में पेशी की जा रही है। Yeah. 20 गाड़ियों का काफला है पुलिस का, पुलिस कर्मी सब बैठे हुए हैं। वो निकलता है गाड़ी से, पत्रकारों को पीटा जाता है, उसको पीटा जाता है, वकीलों को पीटा जाता है, और पुलिस मूर्ख दर्शक के रूप में खड़ी हुई है, साइलेंट स्पेक्टेटर, मूर्ख दर्शक के रूप में खड़ी हुई है अध्यक्षा महोदय। और इसके जो लोग हैं, विक्रम सिंह चौहान और यशपाल सिंह, जो भाजपा के समर्थक हैं, वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं अध्यक्षा महोदय, कोर्ट, डर गए क्या? डर गए, डर गए, वो कोर्ट करते हैं, साले को मारेंगे हम, पेट्रोल बॉम्ब भी लेके आऊंगा मैं, कुछ भी मुकदमा लगे, मर्डर का भी लगेगा, छोड़ूंगा नहीं मैं जेल जाऊंगा, अगर अरेस्ट हुआ तो मैं कन्हैया वाले जेल में जाना चाहता हूं, साले को वहीं जाके मारूंगा। सच बताओ, पुलिस हमें फुल सपोर्ट कर रही थी, ये उनका कोर्ट है। तो जिस व्यक्ति के विरुद्ध सबूत नहीं, उसको आप राष्ट्रद्रोह में आप अरेस्ट कर लो, और जो व्यक्ति लोगों को पीटे इस प्रजातंत्र के स्तंभ में, कोर्ट में, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। कल रात तक जब उनको अरेस्ट किया गया और फिर उनको बेल दिया गया, तो वो जो छात्र है वो अभी भी जेल में पड़ा हुआ है, और ये लोगों को बेल दिया जाता है। अध्यक्षा महोदय, भाजपा के विधायक ने तो कमाल कर दिया, ओपी शर्मा जी ने। अमीर जमाल, सीपीआईएम के कार्यकर्ता को पटक पटक के जमीन पर उसको मारा गया, और क्या कहते हैं वे कहते हैं कि मैं गोली भी मार देता अगर बंदूक होती। कोई माँ को गाली देगा तो क्या उसे मारेंगे नहीं? और आज भाजपा की सरकार इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही। साक्षी महाराज जी क्या कहते हैं कि इन राष्ट्रद्रोही के खिलाफ तो सीधा फांसी का फंदा या पुलिस की गोली, आजीवन कारावास तो बहुत कम रहेगा, नहीं तो बदतमीजी होती रहेगी। और इसके साथ सरकार के विधायकगण अनेक प्रांतों से, कैलाश चौधरी भाजपा के विधायक राजस्थान, कहते हैं राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी देशद्रोही है, उनकी गोली से उड़ा देना चाहिए, भारत माता की ओर उंगली उठा। और आज सरकार, अध्यक्षा महोदय, संसद में एक सांसद के विरुद्ध ऐसे शब्द उपयोग किया जाए और सरकार मूक दर्शक के रूप में आज खड़ी हुई है। क्या ये हम लोगों का लोकतंत्र है? क्या ये हमारे नियम है? क्या ये हमारी परंपरा है? आज परंपराओं की बात की जाती है अध्यक्षा महोदय, और कहा जाता है कि जो कांग्रेस का स्वर्ण इतिहास है राष्ट्रभक्ति का, हमारे प्रधानमंत्रियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, सरदार बेअंत सिंह पंजाब ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, वीसी शुक्ला जी ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, और आज ये सरकार हमको राष्ट्रभक्ति की सोच और विचारधारा देने वाली है। वो सरकार, मैंने कहा प्रधानमंत्री लोग, इंदिरा जी और राजीव जी दोनों ने, ये सरकार अध्यक्षा महोदय, जो नाथूराम गोडसे के उत्तराधिकारी हैं विचारधारा के, और 52 वर्ष आरएसएस के कार्यालय में झंडा नहीं लगा, एक आत्महत्या हुई और कुलपतियों की मीटिंग बुलाई गई कि 207 फुट पर भारत का झंडा फहराना चाहिए हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। क्या मजाक है अध्यक्षा महोदय? दिल्ली में अध्यक्षा महोदय, अफजल गुरु के प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध राष्ट्रद्रोही का मुकदमा, और वहां जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए जिस पीडीपी ने कहा कि अफजल गुरु की फांसी अन्याय है, उनके साथ हाथ मिला के वहां सरकार बना रहे। ये कहां का कथन है अध्यक्षा महोदय? अध्यक्षा महोदय, जिस पूर्व की सरकार ने आतंकवादियों को सरकारी प्लेन में बैठाकर दाएं बाएं पठानकोट छोड़ने चले गए, वही मसूद अजहर जो पठानकोट का मास्टरमाइंड है, अब ये लोग हमें राष्ट्रभक्ति का उच्चारण देंगे। अंत में अध्यक्षा महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि हर साल नए नारे निकलते हैं। पिछले साल डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, इस साल स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया। असलियत है कि आज हमारे नौजवान को चाहिए सम्मान, लिव एंड लेट लिव इन इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4D, आखिरी अध्यक्षा महोदय, 4D की मंत्र, D फॉर डेमोक्रेसी, D फॉर डेमोग्राफी, D फॉर डिमांड, D फॉर डीरेगुलेशन। डेमोक्रेसी के मामले में अपने विचार की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता कुचली गई,
डेमोग्राफी के मामले में हमारे नौजवान सड़क पर खड़े हैं, डिमांड के मामले में किसान आत्महत्या कर रहा है, और डीरेगुलेशन में विश्वविद्यालय को शिकंजे पर डालकर उसकी पूरी स्वतंत्रता खत्म की जा रही है। सबका साथ सबका विकास आपका नारा। आज देश का नागरिक विवश होकर सड़क पर खड़ा है, पूछ रहा है किसका साथ और किसका विकास। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।